करता था, तो ऊना में हमने एक कॉन्फ्रेंस की, तो 2-3 लड़के पंजाब से बुलाए हुए थे बोलने के लिए, वो अच्छे एक्टर थे। तो जब वो पहुंचे मुझे कहते सर पंजाबी में बोल सकते हैं? मैंने कहा ये हिमाचल प्रदेश है, हिंदी में बोलो। उसने पता क्या कहा, कहते सर जब हिंदी में बोलता हूँ लगता है झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी मातृभाषा पंजाबी है। पंजाबी में बोलता हूँ तो लगता है सच बोल रहा हूँ, हिंदी में बोलता हूँ तो लगता है झूठ बोल रहा हूँ। जबकि हिंदी पंजाबी तो कोरिलेटेड ही है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए जब मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ तो कितना झूठ बोलता हूँ। आदमी अपनी मातृभाषा में बोलता है तो दिल से बोलता है, वो भारत बोलता है। जब किसी दूसरी भाषा में बोलता है तो सोचकर बोलता है, और सोचकर बोलता है तो इंडिया बोलता है। आज हमारे देश में वोकल इंडिया है, भारत साइलेंट है। और इंडिया ने सिस्टेमेटिकली स्ट्रेटेजिकली भारत को साइलेंट किया हुआ है। कहीं भारत बोलने लगा तो 140 करोड़ में से 10 करोड़ इंडिया के भी निकाल दो, 130 करोड़ लोग बोलना शुरू कर देंगे तो 10 करोड़ का क्या होगा? इसलिए इंडिया अपना शिकंजा कसने की कोशिश करता रहता है। यदि शिकंजा टूट गया तो गांव से, दूर दराज से, झोंपड़ी में रहने वाले, छोटे स्थान पर रहने वाले, जिनमें टैलेंट बहुत है, लेकिन सरकार ने बोलने पर पाबंदी लगा दी है, पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है कि आप अपनी भाषा में नहीं पढ़ सकते। जब भाई आपने मुझे मेरी भाषा में पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया, तो आप कैसे सोचते हो कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा? यदि मैं नहीं पढ़ूंगा तो दुनिया में मैं अपने देश का नाम कैसे चमकाऊंगा? फिर मैं एक सीमा तक आगे बढ़ सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। जब ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी थी, जो हिंदुस्तान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, मतलब अंग्रेजों के आने के बाद, उससे पहले नालंदा तक्षशिला तो थी जो खत्म हो गई थी। आप उन दिनों की जो लंदन में बहसें हुई थी उनको एक बार जरूर पढ़िए। लंदन की पार्लियामेंट में जो बहसें थी उनको पढ़िए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज छीन लिया 1857 की आजादी की लड़ाई के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार छीन लिया और ब्रिटेन गवर्नमेंट का डायरेक्ट हिंदुस्तान पर राज हो गया, तब ये बहस शुरू हुई कि भाई अब इतना बड़ा मुल्क है, राज कैसे किया जाएगा? तो उन्होंने कहा भाई लंदन से तो इतनी आबादी है, सारा भी चला जाए तब भी राज नहीं कर सकते। तो किसी ने सुझाव दिया कि हिंदुस्तानियों से ही राज करवाएंगे, और कैसे करवाएंगे? तो उनका हिंदुस्तानी हमारे लिए क्यों राज करेंगे? यदि वो राज करना शुरू करेंगे वो तो अपने देश का ही समर्थन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए हमें एजुकेशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और उस एजुकेशन पॉलिसी में वी हैव टू कंट्रोल द माइंड ऑफ द इंडियंस। वो शक्ल से भारतीय होंगे लेकिन अकल से इंडियन हो जाएंगे। इंडियन हो जाएंगे तो ब्रिटिश की कॉपी हो जाएंगे। इसलिए उनको उस भाषा में पढ़ाओ जिस भाषा में देश के बाकी लोग ना पढ़ सके, और इस भाषा में पढ़कर एक और लाभ रहेगा, वो क्लर्क से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपने देखा शुरू में हिंदुस्तान में, आप किसी शहर में देख लीजिए, जो क्लर्क होते थे वो बंगाली होते थे, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सबसे पहले उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और वहां थोड़ी अंग्रेजी पढ़कर सारे हिंदुस्तान में क्लर्क लग गए। देश के हर हिस्से में आपको काली मंदिर मिल जाएगा, इवन पटियाला में, अम्बाड़ा में, शिमला में। तो शिमला में काली मंदिर किसने बनाया? अंग्रेजों के वक्त में क्लर्क जितने थे बंगाली थे, और बंगाली जहां जाता है काली मंदिर जरूर बना देता है। तो देश भर में अंग्रेजों की जबान को एक प्रकार से वाणी देते हुए इंडिया के लोग वहां पहुंचे, और प्रिय मित्रों उन्होंने देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया। केवल एजुकेशन सिस्टम पर नहीं, जुडिशियल सिस्टम पर भी, और जो भी सिस्टम था भारत ने उसको डिसऑन कर दिया। मैं किसी ने अभी मेरे परिचय में कहा कि अग्निहोत्री जी ने कुछ देर वकालत भी की है। आप देखिए जिनका कचहरी का अनुभव है, कचहरी में केस चलता है तो गवाह लेकर जाते हैं हम कि भाई मेरे पक्ष में थोड़ी गवाही दे देना। वकील बता देते हैं क्या बोलना है, वो बोल देता है जो पढ़ाता है। मान लीजिए आप कचहरी में गवाही देकर आए हो,
और गवाही झूठी है। जब आप गांव में वापस आए हो तो गांव वाले ने कहा कि भाई आपने तो अग्निहोत्री जी बड़ी गड़बड़ कर दी, आप तो कचहरी में इस प्रकार की झूठी गवाही दिया है बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ भाई मैं, वो कहते हैं ऐसा करिए, ये मंदिर है, मंदिर में खड़े होकर ये गवाही दे दीजिए तो हम केस छोड़ देंगे। अब मेरा क्या उत्तर होता है कि मंदिर में खड़े होकर थोड़ा मैं झूठ बोल सकता हूँ। वो कहते वहां क्यों बोला है, वो तो कचहरी है। यानी कचहरी जो इंडिया सिस्टम से क्रिएट हुई थी उसको भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया, मंदिर को ओन किया हुआ है। मंदिर में मैं खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकता, कचहरी में खड़े होकर बोल सकता हूं। उसका कारण यह है कि भाई ये सिस्टम पूरे का पूरा इंडिया का सिस्टम था, भारत का सिस्टम नहीं था। एक और उदाहरण मैं देता हूं। जब मैं वकालत करता था, अभी 3-4-5 महीने हुए थे, हमारे गांव में झगड़ा हो गया। जाटों में आपस में झगड़े होते रहते हैं छोटी मोटी बातों को लेकर। तो आप में से यदि कोई वकील हो तो वो जानते होंगे, जब दो ग्रुपों में झगड़ा होता है, झगड़ा क्या, कोई गाड़ी गलौज हो जाता है, मैंने 4 गाड़ियां उसको निकाल दी, तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, वो कहता तुम्हारी तोड़ दूंगा। तो वो पुलिस के पास जाते हैं कि भाई साहब उसने मुझे धमकी दी है मारने की। तो पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं, उसको हमारे यहाँ कहते हैं 107-51 IPC का सेक्शन 107 और CRPC का सेक्शन 151, उनको मिलाकर FIR दर्ज हो जाती है। उसमें कुछ नहीं होता, कोर्ट में जाता है तो 6 महीने की जमानत मिल जाती है कि भाई ठीक है आगे से गाड़ी मत निकालना। तो दोनों ही पार्टियां लिखा देती है एक दूसरे के खिलाफ। हमारे गांव में जाटों का झगड़ा हो गया तो एक ग्रुप ने बड़ा सीनियर वकील कर दिया। बाद में उनको ध्यान आया कि अग्निहोत्री जी ने वकालत शुरू कर दी है, यदि इनको ना किया तो ये गांव में दूसरे ग्रुप को सपोर्ट न करना शुरू कर दें। गांव में ग्रुप वाइज होती है ना कि इसको सपोर्ट करना, उसको करना। वो मेरे पास आए कि अग्निहोत्री जी हमारा वो झगड़ा आपको पता ही है। मैं कहा हमने आपको वकील करना है। तो मुझे पता था कि सीनियर वकील तो कर आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो उन दिनों मैंने उससे 500 रुपये मांग लिए। 107-51 में 500 बहुत ज्यादा होते, उन दिनों तो खैर ज्यादा ही थे। तो मुझे कहना कि आपकी सहायता के लिए उनको भी किया हुआ है। तो मैं समझ गया कि किया तो उन्हीं को है, मुझे तो वैसे ही कि विरोध में करना शुरू करता हूँ। दूसरे दिन मैं कचहरी गया तो वो सीनियर वकील ने मुझे बताया, कहता है कि बात सुनो। मैंने कहा भाजी क्या? कहते कितने पैसे लिए इनसे? मैं कहा भाजी 500 लिए। मैं कहा आपने कितने लिए? वो सीनियर तो उसने 2000 ले लिए थे। तो उसने मुझे बात कही, वो अगली बात थी, कहता वहां जाकर पंजाबी में ना बोलना शुरू कर देना अंदर कोर्ट में। मैं कहा बाबू जी तो 107-51 का केस, इसमें बोलना क्या है, इसमें तो जमानत ही होनी है। तो बाबू ज्ञानचंद ने मुझे क्या कहा, कहता यदि जाट को पता चल गया कि बोलना ही कुछ नहीं है तो मुझे 2000 और तुम्हें 500 क्यों देगा? तुम 5-7 मिनट अंग्रेजी में कुछ ना कुछ बोलते रहना और मैं भी कुछ बोलूंगा, फिर जाट को लगता है कि मुकदमा लड़ रहा है। और यदि पंजाबी में 4 बातें की, वो कम वक्त समझ लेगा क्या बोलना है, आगे से वो खुद ही बोलना शुरू कर देगा। यानी इंडिया वो है जो कचहरी में खड़ा होकर भारत को लूट रहा है। जाट को पता चल गया गड़बड़ हो जाएगी भाई, जाट को समझ आ गई तो वो खुद ही बोलना शुरू कर देगा। इसलिए इंडिया ने जाट को जाट की भाषा से, कि कचहरी की भाषा वो है जो क्लाइंट की भाषा नहीं है। एक ने तो कहा था, कहता भाई हमारे देश का सिस्टम ऐसा इंडिया वालों ने बनाया हुआ है कि आदमी को फांसी पर लटक जाने का अधिकार है, लेकिन उसको पंजाबी में ये पूछने का अधिकार नहीं जज को कि आपने मुझे क्यों फांसी पर लटकाया है। जज कहता है अंग्रेजी में बोलो। वो कहता भाई साहब अंग्रेजी नहीं आती, कहता तो फांसी पर लटक जाओ। यानी ही हैज एवरी राइट कि वो फांसी पर लटक जाए, लेकिन उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो अपनी भाषा में जज से कम ये तो बहस कर सके कि मेरा कसूर क्या है। ये जो इंडिया और भारत का मेन, देखिए ये सिस्टमेटिकली डिमार्केशन है। एक प्रकार से इंडिया ने भारत को पंगु बनाया हुआ है, क्रिप्पल्ड जिसको कहते हैं ना जी। हर सिस्टम में इंडिया अग्रणी है और भारत क्रिप्पल्ड है, और भारत के कल्चर को दोयम दर्जे का बताया जा रहा है। प्रिय मित्रों, पिछले 60-70 सालों से ये जो लड़ाई चली हुई थी, अब भाई कुछ दिनों से इस पर मोड़ आना शुरू हो गया है। और कुछ लोगों ने बातें ही और प्रकार की करनी शुरू कर दी है। अयोध्या में मंदिर भी बनाना है, वो क्यों बनाना है?
ये भारतीय संस्कृति का सिंबल है। तो वो कहते हैं भाई अब सिंबल को छोड़ो, अब उसकी जरूरत नहीं है, लोग नाराज होते हैं। आप इसको एक और ढंग से समझिए, उससे बात थोड़ी आसान हो जाएगी। देखिए, बाबर ने जब अयोध्या में मंदिर को तोड़ा था, उसका पर्पस क्या था? क्या वो मस्जिद बनाना चाहता था? मस्जिद तो भाई अयोध्या, चलो अब तो बहुत शहर बड़ा हो गया है, जिन दिनों बाबर आया होगा उन दिनों तो छोटा सा शहर होगा, तो वहां क्या जमीन की कमी थी? मस्जिद कहीं दूर नहीं बन सकती थी? वो इधर उधर 50 मस्जिदें बना सकता था यदि चाहता, लेकिन उसने मंदिर को क्यों तोड़ा? क्योंकि मुगलों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था, और कब्जा किया है तो उसकी गजट नोटिफिकेशन कैसे की जाए। अब आजकल तो तरीका बदल गया ना कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन हो जाता है कि इस डेट से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन दिनों गजट नोटिफिकेशन का एक ही तरीका था, जो भारत का बड़ा सिंबल है उसको गिराकर अपना सिंबल खड़ा कर दिया जाए। तो वो जो बाबरी ढांचा था वो बाबर का गजट नोटिफिकेशन था कि हमारा हिंदुस्तान में राज आ गया है। तो जब भाई राज बदल गया तो नया गजट नोटिफिकेशन निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था? तो नया गजट नोटिफिकेशन निकल गया। अब इंडिया बड़े टेंशन में है कि गजट नोटिफिकेशन क्यों निकाला, कि भारत की इतनी हिम्मत, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि बाबर का अपनाया हुआ गजट नोटिफिकेशन से ध्वंस करते हैं। हमने कहा भाई इसको संभाल कर क्यों रखना चाहते हो? कहते आर्कियोलॉजी की चीज है, ये बड़ी हेरिटेज है। किसका हेरिटेज है भाई? हमने कहा यदि आपके घर में कोई जबरदस्ती घुस आए, आपकी औरतों के साथ बलात्कार करे, तो आप उस बलात्कार के कपड़े संभाल कर हेरिटेज के तौर पर रखते हो, उसको जला देते हो। आप कपड़े जला देते हो, इंसिडेंट को खोपड़ी में याद रखते हो, लेकिन ये सरकार तो कपड़े संभाल कर रखना चाहती है ताकि आने वाली पीढ़ियां जानती रहें कि बाबर ने ये किया था हमारे साथ। उससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हमारा उत्साह भंग होगा। हिंदुस्तान में इंडिया ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिल गए थे, वो हिंदुस्तान के उत्साह को भंग करने का प्रयास कर रहे थे। प्रिय मित्रों, इसको एक और उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बात कही थी, बहुत साल पहले की बात है। मैं इटली में गया था, रोम में। तो वहां रात को पहुंचे 11-12 बजे। तो जिसने मुझे बुलाया था तो भाई 11-12 बजे किसी के घर जाना थोड़ा यूरोप में कम से कम ठीक नहीं माना जाता। आजकल तो गुजरात में ठीक नहीं माना जाता, लेकिन यूरोप में तो बिल्कुल ही बुरा मानते हैं। तो मैं रात को जाकर रेलवे स्टेशन पर चला गया। मैं क्या रात वहां काटूंगे, होटल में पैसा इतना लगता था कि हम मास्टर लोग हैं भाई, इतना पैसा कहां से देंगे। तो वहां मैं बैठा था रात को, मेरे दिमाग में वो अपने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का शेर है ना, एक, यूनान मिस्र रोम मिट गए जहां से। तो मैंने कहा जी यार, रोम तो भगवान की दया से ठीक ही है, मिटने वाली बात तो लगती नहीं। लेकिन मोहम्मद इकबाल भी कोई छोटा आदमी तो नहीं था, उसने भी बात कही है तो कुछ ना कुछ तब तो होगा ही उसमें। तो सब बाहर निकल कर देखेंगे शायद भाई मिटाई हुआ हो, लेकिन रोम तो मिटा हुआ नहीं था, पूरी हसलन बसर जैसे होता ही है। जिसके पास मैं गया था 3-4 दिन के बाद वो मुझे कहने लगा, डॉक्टर साहब आप हमारा नेशनल म्यूजियम देखने चलेंगे। मेरा तो वैसे भाई क्या इंटरेस्ट होता नेशनल म्यूजियम में, क्योंकि मैं तो उनकी हिस्ट्री को नहीं जानता था, उनके देवी देवताओं को नहीं जानता था, उनके महापुरुषों को नहीं जानता था। लेकिन अब उसने कहा तो मैं चला गया। अब वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियां पड़ी हुई थी, कोई संगमरमर की, कोई लकड़ी की, कोई पत्थर की, कोई उनके देवी देवताओं की थी, कोई महापुरुषों की थी। अब मैं तो किसी को जानता ही नहीं था, नाम लिखे हुए थे। तो फिर अब मुझे कुछ ना कुछ तो टिप्पणी करनी थी। जब भाई किसी के साथ आप जाओ तो चुप तो रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ कमेंट्स देना ही होगा। तो जो तो मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लगती थी मैं कह देता था गुड पीस ऑफ आर्ट, जो नहीं अच्छी लगती थी वो चुप रहता था। लेकिन मुझे लगा जो इटली के यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, उनके लिए दीज आर नॉट मियर गुड पीस और बैड पीस ऑफ आर्ट। उनके हृदय में तो इनको देखकर कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होती होगी, क्योंकि जो इनके देवी देवता हैं, महापुरुष हैं, तो वाइब्रेशन होती होगी।
लेकिन भाई वो जैसे मैं टिप्पणी कर रहा था वैसे वो कर रहे थे, गुड पीस ऑफ आर्ट, बैड पीस ऑफ आर्ट। हमारे हिमाचल में आजकल एक नई चीज चली हुई है कि जहां चट्टान देखते हैं वहां हनुमान जी को खड़ा कर देते हैं। जिस पंचायत के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, वो मूर्ति नहीं बना पाते, वो किसी को कारीगर को बुलाकर चट्टान में ही 2-4 ऐसे छीनी थोड़ा लगाते हैं, 2 छेद करते हैं, उसमें कांच के 2 बांटे डाल देते हैं और संदूक से पोत देते हैं, छोटी सी पूंछ भी बना देते हैं। तो जब लोगों से गुजरते हैं मत्था टेकते हनुमान जी हैं। हनुमान जी को आप गुड पीस ऑफ आर्ट, बैड पीस ऑफ आर्ट से थोड़ा देखेंगे, हनुमान तो हनुमान है। अब ये जो रोम के लड़के लड़के घूम रहे थे, उनके लिए उनके महापुरुष गुड पीस और बैड पीस बन गया। तब मुझे लगा कि मोहम्मद इकबाल ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। जो इनका कल्चर है वो नेशनल म्यूजियम बंद हो गया है, बाहर के रोम का आज के रोम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल नया देश है। अब आप दिल्ली में चले जाइए, नेशनल म्यूजियम वहां भी है। तो मैं एक बार वहां भी गया था भाई, क्यूरेटर जो वहां था, तो एक गणेश जी की मूर्ति थी, बड़ी अच्छी बड़ी थी। मैंने उसको पूछा जी कौन सी मूर्ति है, वो बड़ा हैरान हुआ, कहते डॉक्टर साहब आप देखे गणेश जी की मूर्ति है, बड़ी सुंदर है, ऐसा है वैसा है। तो मैं गणेश जी की मूर्ति जहां के कर रही है, वो बड़ा हैरान हुआ कि जहां के कर रही है डॉक्टर साहब, इसके लिए हम तो स्पेशल कमरा बनाया हुआ है और इसकी बड़ी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मैंने फिर उसको 2-3 बार पूछा, मैं गणेश जी की मूर्ति आपके नेशनल म्यूजियम में क्या कर रही है? पहले तो उसको समझ नहीं आया, फिर जब मैंने 2-3 बार कहा वो हंसने लगा। मैं इसको कहाँ होना चाहिए? कहते डॉक्टर साहब गणेश जी की मूर्ति को तो मंदिर में होना चाहिए। जब कभी गणेश जी की मूर्ति बनी होगी तो प्राण प्रतिष्ठा भी हुई होगी। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है वो पत्थर की मूर्ति नहीं रही, उसमें जीवित ही मतलब वो भगवान आ गए हैं, गणेश जी आ गए हैं। तो ये फिर मंदिर से उठकर म्यूजियम में कैसे पहुंची है? अब समझ लीजिए, जब गणेश जी की मूर्ति मंदिर से उठकर म्यूजियम में जाने लगे तो भारत संकट में पड़ जाता है, इंडिया प्रसन्न होता है। जैसे इटली का नेशनल म्यूजियम, वहां सब देवी देवता बंद हैं, देवी देवताओं का स्थान मंदिर में होता है, लेकिन बहुत से देवी देवता आज आर्कियोलॉजी वालों ने नेशनल म्यूजियम में बंद किए हुए हैं। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अंग्रेज सरकार ने खोला था और 2 शर्तें रख दी थी। एक तो मूर्तियां मंदिरों से हटाकर म्यूजियम में रख दो। लोगों ने पूछा भाई साहब ऐसा क्यों? कहते मंदिरों में इनको बड़ा खतरा है, चोरी हो जाती है। यदि भारत में ही मूर्तियां चोरी होने लगे तो समझ लो इंडिया वाले चुराते हैं, भारत वाले तो कभी चुराएंगे नहीं। तो ये चोरी हो जाती है। फिर दूसरा शर्त उन्होंने ये बुलाई, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर मुगलों ने तोड़ दिया है या नहीं तोड़ा तो बहुत पुराना है, उसके बाहर आर्कियोलॉजी वाले बोर्ड लगा दिया जहां पूजा अर्चना नहीं हो सकते। आपने भी जहां गुजरात में कई जगह देखा होगा भाई, उसको कहते हैं ये हेरिटेज साइट है। आप मणिपुर में चले जाइए, विष्णुपुर नाम का एक जिला है, उसका नाम ही विष्णु के कारण है, वहां विष्णु भगवान का एक मंदिर है। और मैं उस मंदिर में गया तो बाहर उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था आर्कियोलॉजी वालों ने कि ये आर्कियोलॉजी के अधीन है, और अंदर विष्णु की मूर्ति नहीं थी। मैंने चपरासी से पूछा, आर्कियोलॉजी वाले चपरासी रखते हैं, मैंने कहा विष्णु की मूर्ति कहाँ चली गई? वो डॉक्टर साहब म्यूजियम में भेज दी जहां से उठाकर। तो ये प्रक्रिया जो है, ये भारत को धीरे धीरे मारने की प्रक्रिया है। यदि मंदिरों से मूर्तियां म्यूजियम में जाना शुरू कर दी तो आप समझ लीजिए खतरे की घंटी बज गई है। और भारत सरकार ने अब नीति बदली है। पिछले 70 साल से भारत सरकार की नीति यही रही कि जो मंदिर टूटे हुए हैं उन पर बोर्ड लगाकर उनको हेरिटेज घोषित कर दिया जाए। अब भारत सरकार ने नीति बदली है भाई। अयोध्या का तो आप लोगों ने खुद ही बना दिया है, और कश्मीर में शारदा देवी का जो मंदिर है, मारतंड में सूर्य मंदिर है, बाहर आर्कियोलॉजी के बोर्ड लगे हुए हैं। अब भारत सरकार की नीति है खंडहरों की रक्षा करने की बजाय उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। खंडहरों की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, जो मंदिर खंडहर बन गए थे उनको पुनः उनका भव्य रूप दिया जाएगा।
तो शारदा माँ का मंदिर जो है वो कृष्णा नदी के उस पार है और वो पार पाकिस्तान के कब्जे में है। तो कृष्णा नदी के इस पार नया शारदा मंदिर बना दिया गया है। और भगवान सूर्य का जो मार्तंड मंदिर है जो बिल्कुल खंडर है, आप हैरान होंगे, उसमें राज्यपाल पूजा करने के लिए पहुंच गए। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो जब वो पहुंच गए तो अखबारों में हल्ला पड़ गया, इंडिया वालों ने हल्ला मचा दिया। वो तो आर्कियोलॉजी के अंडर है, आर्कियोलॉजी के अंडर जो मंदिर है उसमें पूजा कैसे हो सकती है? और सोशल मीडिया पर वीडियो आने शुरू हो गए, वो पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, सोशल मीडिया पर आने शुरू हो गए। तो भाई पत्रकारों ने डीसी से पूछा कि वो डीसी को जो अधिकार होता है कि सुरक्षा की जाए। उसने कहा भाई साहब मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो ये आदेश आया था कि गवर्नर साहब दौरा करेंगे, मैंने थोड़ी सफाई करवा दी थी, अब वो पंडित अपने साथ ही लिया है जहां कर पूजा शुरू कर दी। और आप हैरान हो गए, गवर्नमेंट ने जिन्होंने पूजा करवाई थी उनको नोट्स भेजा कि आपने कैसे करवाई, क्योंकि एक्ट वो ही बना हुआ है। अब भारत सरकार की नीति है कि जो इस प्रकार के टूटे हुए मंदिर हैं उनको भव्य स्वरूप दिया जाए, उनका टूटा हुआ हमें संरक्षित करने की जरूरत नहीं है, और वो अपने पुराने रूप में आ जाए। इसलिए इंडिया में टेंशन बहुत बढ़ रही है भाई। ये रोज जो इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, वो हल्ला गुल्ला इसी को लेकर है कि भारत बोलना शुरू कर गया है, और आज तक इंडिया बोलता था, भारत चुप रहता था, क्योंकि सरकार इंडिया के पक्ष में थी, एंटी भारत थी। और अब भाई सरकार भारत के पक्ष में आ गई है, इसलिए इंडिया वाले टेंशन में आ गए हैं कि हमारा क्या होगा। अब यकीन रखिए मित्रों, इंडिया में केवल 5% है, 95% लोग भारत के पक्ष में हैं, और भारत के हेरिटेज को, भारत के कल्चर को, भारत की भाषाओं को, भारत के दायरे को संभालना चाहते हैं। अभी तक सरकार उसमें दीवार बनकर खड़ी थी, और ये हिंदुस्तान के डीएनए में है। एक ऑस्ट्रेलिया के नेशनल यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर होते थे, ए एल बाशम, अब उनकी डेथ हो गई। उसकी किताब है द वंडर दैट वाज इंडिया, उसमें भी एक बात बड़ी जबरदस्त लिखता है। वो कहता है देखिए हिंदुस्तान बहुत में जो बड़ी बीमारी है कि हमारा कल्चर बड़ा पुराना है, हमारी संस्कृति ऐसी है, ये है वो है। वो कहता है जी कोई बड़ी बात नहीं है, कल्चर तो इजिप्ट का भी बहुत पुराना है, यूनान का भी बहुत पुराना है। तो वो आज देखता है इंडिया का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, इजिप्ट और यूनान के कल्चर खत्म हो चुके हैं। आज के इजिप्ट और यूनान का उस कल्चर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया दुनिया में महज अकेला देश है जो अभी तक इन कंटिन्यूटी चला हुआ है, उसमें ब्रेक नहीं आया है। ये बहुत बड़ी बात, यही हमारी सनातन यात्रा है। सनातन यात्रा में आपको छोड़ना कुछ नहीं होता, ऐड करना होता है। मान लीजिए भाई आप यात्रा कर रहे हैं, आपने जीरो से यात्रा स्टार्ट की है, आपको रास्ते में खरबूजा मिल गया, आपने अपने थैले में खरबूजा डाल दिया, आगे गए आपको बेर मिल गया, बेर डाल दिया, आगे गए अनार मिल गया, अनार डाल दिया, आगे गए आम मिल गया, और ये तो केसर आम का इलाका है, केसर आम मिल गया। लेकिन यदि को कहे कि भाई साहब यदि केसर आम उठाना है तो ये पहले तीनों फेंको और थैला खाली करो। ये जो पहले फेंको और थैला खाली करो, ये सेमेटिक सेंस है कि यदि हमारे घर आना है तो अपने घर को तोड़ कर आओ, उसको रिजेक्ट करो, उससे कोई वास्ता मत रखो, फिर हमारे घर में आओ। इंडिया का है आपको एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है, आप ऐड करते जाइए। ऐड करने से यात्रा सनातन यात्रा बनती है, और रिजेक्ट करने से आप पीछे से टूटते हो। यूनान और मिस्र इन्होंने पुराने को रिजेक्ट कर दिया, और अब ये नए देश हैं। हिंदुस्तान का भाषण कहता है हिंदुस्तान इसलिए इसकी खूबसूरती है कि ये इतने हजारों हजारों सालों से आज भी इन कंटिन्यूटी चला हुआ है। ये बहुत बड़ी खूबी है, इसी से भारत बचा हुआ है। इस कंटिन्यूटी को खत्म करने के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है। हमारी किताबों में पढ़ाया जा रहा आप अंधकार में थे, ऐसा थे, ये थे, आपके पास कुछ नहीं था, आपके फोर फादर गडरिये थे, वेदों के गडरियों के गीत हैं, पता नहीं दुनिया भर की क्या बातें बताते रहते हैं। लेकिन इंडिया ने अपने जो ज्ञान विज्ञान उसको छोड़ा नहीं, आगे बढ़कर चल रहे हैं। प्रिय मित्रों,
इंडिया के बचे रहने का एक, भारत के बचे रहने का एक ही कारण है, वो मुख्य कारण है भारत में संवाद की शक्ति है। संवाद होता है, गुरु नानक देव ने एक जगह कहा है, जब लग दुनिया रहिए नानक, जब तक संसार रहे कुछ सुनिए कुछ कहिए, कुछ सुनो कुछ कहो। जो सिविलाइजेशन कहती है केवल हमारी सुनो कहो मत, वो सिविलाइजेशन खतरनाक होती है। उन्होंने सारी दुनिया को छा लिया है, केवल हिंदुस्तान बचा है जो अभी भी अपनी विरासत से जुड़ा हुआ है। उसका कारण है कुछ कहिए कुछ सुनिए। जहां सुनने की बीमारी बड़ी खतरनाक है, खतरनाक मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं, नेगेटिव सेंस में नहीं। वो कितनी है, कुरुक्षेत्र में लड़ाई शुरू हो गई है, इधर पांडव खड़े हैं उधर कौरव खड़े हैं, लगभग अर्जुन ने गांडीव खींच लिया है, एक क्षण में तीर चलने वाले युद्ध शुरू होने वाला है और कृष्ण उसके रथ को लेकर खड़े हैं। और अचानक क्या हुआ, अर्जुन ने कहा कि कृष्ण एक बात बताओ, ये आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? अब भाई मुझे पता दुनिया को कोई और देश होता तो आर्मी का चीफ, लड़ाई शुरू हो चुकी है लगभग, ये पूछने लगता कि आत्मा क्या है, तो उसका उत्तर क्या होता कि तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी लड़ो, प्रश्न करने का समय नहीं है, अभी लड़ने का समय है। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर दिया और जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो गया तब लड़ाई शुरू हुई। यदि रणभूमि के बीच में भी प्रश्न करने की अनुमति है, उसी प्रश्न और उत्तर की ताकत से हिंदुस्तान इतना बचा हुआ है। जिन सिविलाइजेशन ने प्रश्न करने की शक्ति समाप्त कर दी, वो सिविलाइजेशन भी खत्म हो गई हिंदुस्तान का। इसीलिए हम कहते हैं भाई, आज हिंदुस्तान जो विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि हमें सभी के साथ संबंध बनाने की, सुनने की क्षमता है। हम रिजेक्ट नहीं कर रहे किसी चीज को, लेकिन बाकी जो सिविलाइजेशन है, चाहे वो इस्लाम की सिविलाइजेशन हो चाहे क्रिश्चियनिटी की सिविलाइजेशन हो, आप इस अरब की हिस्ट्री पढ़िए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, हमारे नहीं, सऊदी अरब में, वहां जाकर हिस्ट्री की किताब उठा लीजिए, हिस्ट्री ऑफ अरब। उन्होंने दो हिस्से बनाए हुए हैं, खंड पहला बिफोर इस्लाम, खंड दूसरा आफ्टर इस्लाम। और बिफोर इस्लाम में क्या लिखा हुआ है? पीरियड ऑफ जहालियत। अरबी में जहालियत का अर्थ होता है कि अंधकार का युग, मूर्खता का युग। यानी जिस दिन हजरत मोहम्मद आए उस दिन से पहले का सारा युग उनकी दृष्टि में अंधकार का युग हो गया। ये जो रिजेक्ट करने की टेंडेंसी है कि आपने हमारी बात सुनी, पहले अपनी रिजेक्ट करो, वो हिंदुस्तान में नहीं है। इसीलिए भारत जो है वो बचा हुआ है। अंग्रेज इतने साल रहे, मुगल और तुर्क अफगान 800 साल रहे, फ्रांस वाले रहे, अंग्रेज रहे, पुर्तगाली रहे, डच रहे। दुनिया का कोई देश 1000 साल तक गुलाम नहीं रहा। हम 1000 साल तक इतने लोगों से लड़ते भिड़ते रहे, लेकिन भाषण कहता है फिर भी हम कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये जो मोहम्मद इकबाल ने को लास्ट में कहा ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कहा ना ये यूनान मिस्र में रोमा मिट गए, जहां से लास्ट की लाइन क्या है? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कुछ बात जो है यही हमें बचाए हुए है। इंडिया इस कुछ बात को समाप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2 दशक पहले भारत के लोगों ने उसको भी परास्त कर दिया है। अब वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है और दुनिया के दूसरे देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सैमुअल हैमिल्टन ने कहा ना कि आने वाला युग जो वार ऑफ सिविलाइजेशन है, उसने केवल 2 सिविलाइजेशन की बात कही है, इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की। अब उनको चिंता है कि एक तीसरी सिविलाइजेशन भी आगे आ रही है। जिन दिनों सैमुअल हैमिल्टन ने ये किताब लिखी थी, उन दिनों हिंदुस्तान पर इंडिया का कब्जा था, इसलिए उनको हमसे कोई डर नहीं था। अब उनको लगता है कि भारत का राज्य आ गया है, अब हमसे भी डर है, इसलिए दुनिया भर की ताकतें
इंडिया के पक्ष में खड़ी हो रही है भारत को परास्त करने के लिए। मुझे लगता है ये जो मोहम्मद इकबाल कहता है कुछ बात है, वो अभी भी भारत में कुछ बात बची हुई है, उसी के बलबूते भारत इंडिया को परास्त करेगा। आपने मुझे इतनी दूर बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत